विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां चल रही थी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हमने कर ली, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति हमने कर ली। आज हमने करनी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। क्या करनी है? न्यायिक शक्ति यानी जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान के आर्टिकल 50 में डायरेक्ट सामने रखिए, डायरेक्ट के साथ साथ चलिए, आर्टिकल 50 में जाइए। संविधान के आर्टिकल 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं, जो कि कहाँ से लिया हुआ? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ पर है? भाग 4 में है, पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। उसके आर्टिकल 50 में लिखा हुआ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की बात कही गई है, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी उसे कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। फिर भी उसे कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। अगर आपसे कभी पूछेगा ना कि आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक का मतलब क्या होता है, तो देखिए, कार्यपालिका आपको पता है एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। तो एग्जीक्यूटिव को न्यायपालिका से यानी जुडिशरी से अलग रखने की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मतलब डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान होते हुए भी, कार्यपालिका का प्रधान होते हुए भी वो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका पद सबसे ऊंचा है, इसलिए उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कुछ न्यायिक शक्तियां उसको प्रदान की गई है। अब वो क्या है? तो आर्टिकल 72 बड़ा इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, राज्यपाल को भी की गई है क्षमादान की शक्ति, लेकिन जब आप डिफरेंस पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति ही वो व्यक्ति है, राष्ट्रपति ही वो पद है जो किसी के मृत्युदंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल को भी क्षमा कर सकता है। अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है, मार्शल कोर्ट जो सेना का न्यायालय होता है, उसने अगर किसी को दंड दे दिया है तो उसको भी क्षमा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति लास्ट में आप पढ़ेंगे अपने आप नहीं करते, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं पहले। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अगर राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति यानी जिसका दोष सिद्ध कर दिया है न्यायालय, जिसका दोष सिद्ध हो चुका है न्यायालय में, उसको बोलते हैं दोष सिद्ध व्यक्ति। क्या बोलते हैं? भाई जिरह हुई होगी, अधिवक्ताओं ने जिरह की होगी, न्यायालय में क्या हुआ होगा? दोष सिद्ध हो गया उस व्यक्ति का, यानी पता चल गया कि भाई यही है वो अपराधी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दोष सिद्ध। दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, अथवा अब इन शब्दों पर ध्यान देना आपने, परवलंबन कर सकता है, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये इसका मतलब होता क्या है? परविलंबन का मतलब क्या होता है? परिहार का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब क्या होता है? लघुकरण का मतलब क्या होता है? जब मैं आर्टिकल करा रहा था वहाँ पे भी बताया था, लेकिन आज मैं पूरा डिटेल बताऊंगा उसका, ठीक है। तो दंड को क्षमा कर सकता है भाई, अथवा परविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। मैंने कहा अपने आप नहीं करेंगे राष्ट्रपति, वहाँ वही क्या करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति निम्नलिखित मामलों में प्राप्त है। अब किन मामलों में प्राप्त है? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया, यानी मार्शल कोर्ट के द्वारा दिया गया, कोर्ट मार्शल जिसको बोलते हैं, अगर सेना न्यायालय ने दंड दिया है तो उसको क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? राष्ट्रपति को है। दूसरा, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, संघीय विषय होते हैं, संघीय विषयों से संबंधित विधि यानी लॉ के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। संघीय विषय मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी को दंड दिया गया, उसको नहीं माफ कर सकता कौन? राष्ट्रपति। देश के अंदर जो देश के संघीय विषय होंगे उन पर जो कानून होगा उसके विरुद्ध अपराध अगर हुआ है तो उस पर ही क्या दे सकता है?
क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। इतना समझ में आया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो पता है ना कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में है, ये पता है। वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उस पर कुछ नहीं कर सकता राष्ट्रपति। इतना समझ में आया। जबकि और तीसरा है जबकि दंडादेश मृत्युदंड हो, क्या हो, अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो ये 3 चीजें याद करनी है आपने। सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड, जब दंड दूसरे नंबर पर पढ़ना आपने, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया, और तीसरा जब दंडादेश क्या हो, मृत्युदंड हो। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अब ऐसे मत लिख देना वहाँ पर कि जब मौत की सजा दे रखी हो, क्या फांसी की, मतलब ये शब्द अच्छे नहीं होते हैं। जब ऐसे लिखोगे आप जब दंडादेश मृत्युदंड हो, आप बोलते ना कि हिंदी में नहीं निकलते, हिंदी में भी निकलते हैं यूपीएससी में। आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, है ना। अब आप लिखोगे मौत की सजा है, और आप लिखोगे क्या, सजाए मौत ताजीराते हिंद। ठीक, चलो। क्षमा से तात्पर्य दंड की पूर्णता मुक्ति से है। जब आप बोलते हैं कि राष्ट्रपति ने पार्डन दे दिया किसी को, क्षमा दे दी, तो इसका मतलब हो गया कि दंड से पूर्णता मुक्ति से है। क्या है, दंड से पूर्णता मुक्ति से है। आपने 26 जनवरी 15 अगस्त को सुना होगा, कई अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, छोड़ते हैं, लिखा होता है उसमें कि अच्छे व्यवहार के कारण इन्हें क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। वो 14 साल का कारावास था, 10 साल में ही छोड़ दिया। इसका मतलब पूरी तरह से उनको छोड़ दिया, क्योंकि न्याय का काम क्या है, न्याय का काम है सुधारना। क्या करना, उसे और खतरनाक बनाना नहीं है, या किसी को फांसी पे चढ़ाना नहीं है। न्याय का काम है उस व्यक्ति के अंदर क्या करना, सुधारना। ठीक है, तो क्षमा से तात्पर्य दंड से पूर्णता मुक्ति से है। दूसरा, क्षमादान न केवल दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को समाप्त करता है, बल्कि उसे उस स्थिति में ला देता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो, अर्थात वह पूर्णतः निर्दोष हो जाता है। यानी जिस दिन राष्ट्रपति ने बोल दिया कि पार्डन, तो समझ लीजिए वो छूट गया, ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया, जो किया था उसकी वो सजा भुगत चुका है। न्यायालय ने 14 दिया था, लेकिन 10 साल में राष्ट्रपति ने बोल दिया क्या, पार्डन, तो वो बाहर आएगा बाइज्जत। ठीक है, ये अलग बात है कि समाज उस पर हमेशा एक लगा कर रखेगा, क्या टैग, कौन सा, अपराधी, क्या लगा कर रखेगा, अपराधी। ज्ञातव्य है कि क्षमादान एक अनुग्रह है। क्या है, अनुग्रह है, अतः इसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। इतना समझ में आ गया। अगला है प्रविलंबन। अगला क्या है, प्रविलंबन। प्रविलंबन बोलते हैं रिप्राइव्स। प्रविलंबन किसको बोलते हैं, रिप्राइव्स। तो रिप्राइव्स का मतलब क्या हो गया, प्रविलंबन के तहत मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। इस प्रविलंबन का गलत फायदा उठाते हैं कई बार कौन, अपराधी, जिनको मृत्युदंड दिया जाता है, वो प्रविलंबन का क्या करते हैं। जैसे दिल्ली केस था, नाम था क्या, निर्भया जो केस था, उसमें 4 अपराधियों को एक साथ सजा देनी थी, फांसी, लेकिन क्या किया, एक एक करके किया उन्होंने, क्या, क्षमादान मांगी। अब जब एक को मिल गया, प्रविलंबन मिल गया, तो फिर दूसरे ने क्षमादान मांगी, दूसरे का प्रविलंबन, अब दोनों 4 को क्या करना था, फांसी एक साथ देनी थी। क्या देनी थी, टू बी हैंग टिल डेथ। तो इसका फायदा उठाते 10 साल हो गए, क्या, न्याय मिलते मिलते। ठीक है, कभी कभी न्याय इतनी देर से मिलता है, उसके लिए कोर्ट यूज किया जाता है, क्या, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, क्या बोला जाता है ये। इसमें तो चलो फांसी मिल गई, लेकिन कभी कभी 25-30 साल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत लंबा समय हो जाता है, कभी कभी तो मिलता ही नहीं है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे जो यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, राज्य आंदोलनकारी थे, वो कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली कूच कर रहे थे। 2 अक्टूबर का दिन था, 1994 समय था। ठीक है, और क्या हुआ, रामपुर तिराहे में रोक दिया गया, पुलिस बर्बरता, 42 शहादतें हुई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, नारी अस्मिता को क्या किया गया, ठेस पहुंचाई गई। उसके बावजूद भी आज तक क्या नहीं मिला उस पर। सरकारें आती रही उत्तराखंड में, सरकारें जाती रही, चल रहा है केस,
और जिन पर चल रहा है, जिन्होंने जो अपराधी रहे होंगे वो अब मेरे ख्याल से कोई 80 साल का, कोई 60 साल का, मतलब इतने उम्र हो गई कि उन्हें खुद ही याद नहीं है कि उन्होंने क्या अपराध किया। तो समय पर मिल जाता, जैसे राज्य बना था, गठन बना था, उसके 1 साल के अंदर अगर क्या मिल जाता, न्याय मिल जाता, तो मेरे ख्याल से क्या होता भाई, यहाँ के लोगों को लगता कि हाँ न्याय मिला है। लेकिन आज भी ये टीस है यहाँ के लोगों में, उत्तराखंड के लोगों में, कि क्या राज्य आंदोलन के लिए जो नौजवान या जो राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे, या जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई थी, उसका न्याय आज तक नहीं मिल पाया। ठीक है, चलिए। तो क्षमा से तात्पर्य मैंने बता दिया, प्रविलंबन से तहत मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के रूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय दिया जाता है। उद्देश्य क्या है प्रविलंबन का? इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेना। किसका? प्रविलंबन यानी रिप्राइव्स का मतलब होता है कि दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन के लिए याचना का समय देना। क्या करना? याचना का समय देना। ठीक है। परिहार, अगला शब्द है परिहार, रिमिशन। अगला शब्द क्या है? परिहार मतलब रिमिशन। इसके तहत क्या किया था? दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाता है। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं कि 2 वर्ष का कठोर कारावास, किसी को 2 वर्ष का कठोर कारावास मिला, क्या मिला? उसको कम कर दिया। कठोर कारावास वहीं पर रहेगा शब्द। 1 वर्ष का कठोर कारावास, 2 वर्ष के कठोर कारावास को क्या कर दिया हमने? 1 वर्ष के कठोर कारावास में कर दिया। तो उसके लिए जो शब्द आएगा वो आएगा रिमिशन, परिहार। क्या आएगा? परिहार। पता समझ में आ गया? एक होता है लघुकरण, नाम से ही पता चल रहा है लघुकरण यानी कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम किया जाता है। जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास, 2 वर्ष का कठोर कारावास को, अब कठोर कारावास को साधारण कारावास बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो अब बोलेंगे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में, यानी 2 वर्ष को भी 1 वर्ष कर दिया, कठोर कारावास को भी क्या कर दिया? साधारण कारावास कर दिया। तो ऐसे शब्द में, ऐसे इसमें, इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे? लघुकरण यानी कम्यूट। क्या बोलेंगे? लघुकरण या कम्यूट बोलेंगे। ठीक है। एक होता है विराम। विराम मतलब होता है रिस्पाइट। विराम मतलब रिस्पाइट। इसमें क्या किया था? किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। रिस्पाइट, जैसे कि गर्भवती महिला के मृत्युदंड को साधारण कारावास में परिवर्तन करना। क्या करना? कोई गर्भवती महिला है, आपको पता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दक्षिण भारत में चुनाव अभियान चल रहा था, एक सम्मेलन में गए हुए थे। उस दिन सोनिया जी उनके साथ नहीं थी। ठीक है। अचानक एक महिला आई, उसने माला पहनाई और वहाँ पर जितने भी मंच में लोग थे उनके क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े, ब्लास्ट हो गए। यानी शरीर भी नहीं मिला, पूरा बटोरने पड़े, पता ही नहीं चला कौन सा हाथ किसका, कौन सा पैर किसका। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से उस महिला का नाम मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना। लिट्टों से संबंध बताया जाता है उसका, लिट्टे, है ना। तो बाद में क्या हुआ कि मृत्युदंड दिया गया उस महिला को, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट थी। क्या थी? प्रेग्नेंट थी। उसको फिर क्या, उसके मृत्युदंड को साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। इसके लिए शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो होता है विराम। क्या? विराम। विराम मतलब रिस्पाइट। कितना समझ में आ गया? हाँ जी। नलिनी, नलिनी। तो नलिनी को साधारण कारावास दिया गया। क्या दिया गया? तो राष्ट्रपति ने क्या किया? विराम, विराम लगाया, या रिस्पाइट वर्ड यूज करेंगे। तो समझ में आ गया? ध्यातव्य कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग परीक्षण के पूर्व, परीक्षण के दौरान और उसके पश्चात अर्थात सभी दशाओं में कर सकता है। क्या कर सकता है? सभी दशाओं में कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग परीक्षण से पूर्व, परीक्षण के दौरान और उसके पश्चात अर्थात सभी दशाओं में कर सकता है। अगला, आर्टिकल 161 के अधीन राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की क्षमादान में क्या अंतर है? तो आपने 72 को 161 के साथ पढ़ना है। 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। दोनों में अंतर क्या है?
राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंडादेशों के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल अपने राज्य की जेलों में से बाकी चीजें कर सकता है, मृत्युदंड जेल में जो अपराधी होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर सुना होगा आपने, अच्छे व्यवहार के कारण उनको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया जाता है कई बार। समझ में आ गया? ठीक है। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय ने कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल कोर्ट मार्शल को क्षमा नहीं कर सकता। ये दो अंतर कभी 2 नंबर में पूछता है खाली, या 4 नंबर में पूछेगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में क्या अंतर है। तो 20 शब्दों में जब पूछा जाता है तो आप सीधे ये भी बोल सकते हो, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं, और राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं। इतना ही लिखा जाता, 20 शब्द इतने ही होते। ठीक है, 2 नंबर खरे। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में इपरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 का मामला था भाई। इपरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, उसमें बोला गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसमें। जुडिशियल रिव्यू कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जुडिशियल रिव्यू जो लिया है हमने यूएसए के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया। पुनरावलोकन किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा है कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत कारणों के प्रयोग से नहीं होना चाहिए। मतलब राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत कारणों से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका क्या नहीं किया जा सकता? प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। पता चला कोई बाबा है जेल में और बाबा पे पूरा दोष सिद्ध है बाबा, ठीक है, और अधिकतर जो सांसद हैं या अधिकतर जो क्या मंत्री परिषद है वो बाबा की क्या है, भक्त हैं, और बाबा का बहुत बड़ा वोट बैंक है, करीब 1-2 करोड़ फॉलोवर हैं। अब बाबा जेल में है और मंत्री परिषद राष्ट्रपति को बोल दे कि क्षमा कर दो, तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ रहे होंगे मैं किन बाबाओं की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनका वोट बैंक 2-2 करोड़ है, 3-3 करोड़ लोग जिनके फॉलोवर हैं। क्या है? ऐसे भी है जिनके 10 करोड़ होंगे फॉलोवर। क्या होंगे? हाँ, तो चाहे इधर वाले बाबा हों इस धर्म के, चाहे उस धर्म वाले बाबा हों। तो राजनीति, दूसरा धर्म, और तीसरा जातिगत कारणों से प्रेरित नहीं होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू होगा कोर्ट के द्वारा। परामर्श का अधिकार, ये भी न्यायिक शक्ति में आता है। आर्टिकल 143 याद करना है आपने। क्या करना है? आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है भाई। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 143 में है। जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का या सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन होगा, तो वो उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को राय के लिए भेजता है, किंतु वह उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए क्या डिस्क्वालीफाई हो गया है नहीं, इस प्रश्न का निश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय ले सकता है। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं 2 देता, क्या 2 आर्टिकल देता। एक में मैं बोलता कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति आर्टिकल 143 में है, फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट बना के देता कि निर्वाचन आयोग से परामर्श करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो आर्टिकल 103 में है। किसमें है? 103। अब निर्वाचन आयोग से कब लेता है राष्ट्रपति परामर्श, कब लेता है? जब 103 में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई सांसद डिस्क्वालीफाई है या नहीं, कोई सांसद डिस्क्वालीफाई है या नहीं, सदन का सदस्य होने के लिए डिस्क्वालीफाई है या नहीं। लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ता है यहाँ पर क्या? दल बदल को छोड़कर। क्या लिखना पड़ता है? दल बदल को छोड़कर। क्यों? क्योंकि दल बदल के आधार पर कोई सांसद डिस्क्वालीफाई है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करता है। लेकिन दल बदल के आधार को छोड़कर अन्य आधारों पर कोई सांसद डिस्क्वालीफाई है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा निर्णय करने से पहले
निर्वाचन आयोग की राय लेगा। किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की राय लेगा। 103 क्लियर हो गया। राष्ट्रपति को आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आधे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। जब पूछता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो डायरेक्ट आप बोलते हो क्योंकि उच्चतम न्यायालय केंद्र में, मतलब दिल्ली में केंद्र बड़ा सबसे है तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन जब बोला जाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो भी वो भी राष्ट्रपति ही करता है। वहाँ राज्यपाल मत कर देना। कई बच्चे क्या कर देते हैं, वो बोलते हैं कि उच्च न्यायालय राज्य में होता है तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल का अधिकार नहीं है, इसका अधिकार है राष्ट्रपति ही करता है उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का। तो अब आपने ऐसे ध्यान देना है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल, वहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं जितने भी, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। किसने की है? राष्ट्रपति ने की है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो 124 217 याद करना, क्या करना है? तो देखो ना, कुछ नहीं, पहले ना जब आपसे पूछता है न्यायिक शक्तियाँ, तो सबसे पहले आर्टिकल बना के रख लो। 72 क्षमादान, दूसरे नंबर पे 143 परामर्श करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय से, फिर निर्वाचन आयोग से परामर्श करने की शक्ति 103, फिर आपने बोलना 124, फिर आपने बोलना 217, 124 और 217। 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, 217 में उच्च न्यायालय। मैंने आपको एक चीज समझाई भी थी कि 124 सुप्रीम कोर्ट होता है, 214 क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो दे रखी है वो 217 में दे रखी है। किसमें दे रखी है? तो थोड़ा सा आपने क्या करना, 124 उसको उल्टा करना, 124 को 214 और उससे 3 जोड़ देना, तो क्या हो गया? 217 हो गया। तो 217 में बोल रखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है भाई। और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के से संबंधित नियमों को अनुमोदित अप्रूव करता है कौन? राष्ट्रपति। अब मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर ट्रांसफर करना है, लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन लास्ट में काम क्या होता है? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। तो आपने फिलहाल राष्ट्रपति, बाद में आप पढ़ेंगे कि कितने न्यायाधीश होने चाहिए, संबंधित राज्य का राज्यपाल होना चाहिए, जहाँ से किया जा रहा है उस राज्यपाल से भी पूछना है, जहाँ किया जा रहा है उस राज्यपाल से भी पूछना है। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल बताना, क्या 222 है स्थानांतरण वाला? देखो जरा, एक बार यूपीएससी ने बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछा, 111 222 333 222 में है, 111 में क्या है? एक बार प्रश्न पूछा यूपीएससी ने, मजाक उड़ाया, 111 222 333 क्या क्या है? हाँ जी, विधेयकों पर अनुमति 111 और 222 क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। और 333 क्या है? 333 हाँ, कभी कभी ऐसे याद कर लिया करो, उन्होंने डिजाइन बना के दिया। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि, ये खत्म हो चुका है। ऐसे करके पूछा उन्होंने, मैच करना था उसको, क्या करना था? मैच करना था। ठीक है। अगर आर्टिकल आगे से होते और आगे तक होते तो मेरे ख्याल से 444 में देता। क्या देता? पर आर्टिकल कितने हैं? 395 अनुच्छेद लास्ट है, इसलिए नहीं बन पाया, 3 तक ही बन पाया। क्या मैंने कहा? साथ में वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी करता है और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अप्रूव करता है, अनुमोदित करता है। क्या करता है? सुना होगा आपने, अप्रूवल लेना पड़ता है राष्ट्रपति का। क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। क्लियर हो गया? उसके बाद अब आती है भैया राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। क्या आती हैं? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, यानी फाइनेंशियल पावर्स। ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है आपका, 125 शब्दों में पूछ सकता है, हो सकता है
50 शब्दों में पूछ ले, ठीक है। तो वित्तीय शक्तियों में क्या करना आपने, राष्ट्रपति की वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। यथा राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण, इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण, आय और व्यय का विवरण, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, बजट, जबकि उसका संवैधानिक नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण 112 आर्टिकल 112 प्रस्तुत करता है। क्या करता है, रखवाता है, प्रस्तुत करवाता है। समझ में आ गया। अभी बजट सेशन हुआ, 1 फरवरी आपने पढ़ा, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मेरे ख्याल से 6वां दिया उन्होंने, है ना, मोरारजी देसाई की बराबरी कर दी उन्होंने लगातार 6 बजट। उसमें एक मेरे ख्याल से इंटरिम ये वाला जुड़ा, 5+1, 5 रेगुलर बजट और 1 इंटरिम बजट, ठीक है। और अभी संभावना व्यक्त की जा रही है, बताया है कि अब जो अगली सरकार बनेगी, तो क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस वर्ष तक हमें क्या करना है, विकसित राष्ट्र बनना है। कब तक, 47 तक, है ना, कब, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए, तो 2047 में क्या हो जाएगा, 100 साल। तो 100वें साल में हमें विकसित बनना, तो पहले प्रयास करो थोड़ा पहले बन जाए। क्या बन जाए भाई, समय सीमा से पहले अगर कार्य पूरा हो जाए तो ज़्यादा बेटर लगता है, नहीं लगता? ठीक, अच्छा जी। तो वित्तीय शक्ति समझ में आ गया 112, इसको 202 के साथ पढ़ना आप। किसके साथ, राज्य का जो वित्तीय विवरण होता है उसको चेक करो, वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण 202 में होता है। केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्र का बजट 112 और राज्य का बजट 202, दोनों आर्टिकल को साथ याद करना, ठीक है। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। धन विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, राष्ट्रपति। वित्त विधेयक किसकी अनुमति से, आंसर राष्ट्रपति। लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक के भी प्रकार पढ़ेंगे अभी हम। उसमें एक वित्त विधेयक ऐसा होगा जो साधारण विधेयक की तरह होगा, किसकी तरह, साधारण विधेयक की तरह होगा, उस पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी पड़ती शायद, और उस पर 108 भी बुलाई जा सकती है। पर अभी फिलहाल आपने पढ़ना कि वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति से क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पर, लोकसभा में। और अनुदान मांगे भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही क्या होती है, प्रस्तावित की जाती है लोकसभा में। भारत की आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। इस पर भारत की आकस्मिक, अब देखो 2 आर्टिकल याद कर लो अभी, एक होता 266, एक होता 267। जब बोलेगा भारत की आकस्मिक निधि या राज्य की आकस्मिक निधि, क्या बोलेगा, राज्य की आकस्मिक निधि है, भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स, ये दोनों का आर्टिकल एक ही होता है 266। क्या होता है, 266। जब भी बोलेगा इसमें से धन निकालना है, किसका अधिकार है, आंसर संसद का अधिकार है। किसका, संसद का। फिर 267 पे आओ, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, यानी भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि। आकस्मिक नाम से ही पता चल रहा है, संसद का इंतजार नहीं किया जा सकता, आकस्मिकता है। क्या है, यहाँ पर से धन निकालने का अधिकार किसका है, आंसर, मतलब धन निकालने का मतलब खुद नहीं जाएंगे, पर इनकी अनुमति से निकाला जाएगा, राष्ट्रपति। किसका, अब ध्यान रखना, केंद्र में राष्ट्रपति। जब मैं बोल रहा हूँ भारत की आकस्मिक निधि, तब बोल रहे हैं राष्ट्रपति। जब मैं बोल रहा हूँ राज्य की आकस्मिक निधि, तब राज्यपाल, तब राज्यपाल। यहाँ पर भी गड़बड़ होता है। एक बार फिर बता दूं, 266 में अगर बोला भारत की संचित निधि, तो आपने बोलना संसद। अगर बोला राज्य की संचित निधि, तब आपने बोलना विधानमंडल। क्या बोलना है, विधानमंडल। 267 में आ जाओ, अगर बोला भारत की आकस्मिक निधि तो राष्ट्रपति, और अगर बोला राज्य की आकस्मिक निधि तब आपने बोला राज्यपाल। याद हो गया, कुछ नहीं, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल। भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, खत्म। एक क्वेश्चन थे, समझ में आया। 266 267 भी याद रखना है। क्या रखना है, 266 और 266। अब कईयों को तो पता ही नहीं होगा 66 क्या होता है। 266 और 267, ठीक है। खतरे में है भाई हिंदी वाली, क्या होगा। चलो
तो भारत की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पर उसका नियंत्रण होता है, वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धनराशि दे सकता है। लेकिन मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता कि कभी भी दे दिया आकस्मिक निधि के नाम पर। संसद बाद में उसको क्या करती है, ओके करती है कि राष्ट्रपति ने जो स्वीकृति दी थी वो सही थी। क्या करना पड़ता है, इसके बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। क्या है, जब संसद सत्र में बैठेगी तो उसको ओके करेगी और बताएगी कि महामहिम ने जो आकस्मिक निधि से धन निकाला था वो विधि के अनुसार था। किसके अनुसार था, ओके करना पड़ता है। उसे एक वित्त आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है। किसको, राष्ट्रपति को। आर्टिकल 280 जो आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, मेरे ख्याल से अरविंद पनगड़िया बन गए हैं। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है अब, नया वित्त आयोग जो है उसका नंबर क्या है, 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। 4 अन्य सदस्य होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन याद करनी पड़ेगी, उनके नाम याद करने पड़ेंगे, साथ में ये याद करना पड़ेगा कि उसकी रिकमेंडेशन कब से कब तक चलेगी। समझ में आया, वही अरविंद पनगड़िया ही हैं। 4 अन्य सदस्य कौन हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है उन 4 अन्य सदस्यों की। जब आप वित्त आयोग का एक क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन, 4 अन्य सदस्यों की क्वालिफिकेशन, ये याद होनी चाहिए। आगे पढ़ाऊंगा मैं अभी। चलो, सैन्य शक्ति भाई, क्या सैन्य शक्ति, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, जल सेना मतलब नौसेना, जल सेना मतलब नौसेना, वायुसेना का प्रधान सेनापति होता है। आर्टिकल 53(2) में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ भाई, 52 में लिखा हुआ भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में लिखा हुआ कि सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। अर्थात बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो प्रधान सेनापति होता है, आर्टिकल 53(2) में लिखा हुआ है। सर कहाँ लिखा हुआ, 53(2)। उसे युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, चाहे वो वायुसेना अध्यक्ष हो, थल सेना अध्यक्ष हो या जल सेना अध्यक्ष हो। ठीक है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किंतु राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को संसद द्वारा विधि बनाकर विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है। विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद राजनयिक शक्ति, उसके बाद क्या है, राजनयिक शक्ति है, डिप्लोमेटिक पावर है। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वैदेशिक क्षेत्र में देखो, भाषा से नहीं बच सकते आप। अगर माध्यम हिंदी है तो पकड़ लो अभी भी शब्दों को। ठीक है, गांव की भाषा में नहीं लिख सकते, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में नहीं लिख सकते, मेंस है ना, इंगे उंगे लिख नहीं सकते इसमें। समझ में आ रहा है, लियो दियो लिख नहीं सकते जिस भाषा का प्रयोग करते हो आप जनरली, ये नहीं होगा इसमें। समझ में आया, तो इसलिए इन शब्दों को पकड़ लो। आपके सामने जो कठिनाई है ना, वो कुछ नहीं है, वो शब्दों की कठिनाई है। क्यों, बचपन से प्रयोग किया नहीं, ऐसा कभी बोला ही नहीं कि भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन अभ्यस्त जब हो जाओगे है ना, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, जिह्वा पर आ जाएगा, है ना। जैसे गुलाबी शरारा सबकी जिह्वा पर था, 14 करोड़ लोगों के, 14 करोड़ है ना। लेकिन क्या है कि फिर वही केकड़ा प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, क्या लगा दिया, कॉपीराइट लगा दिया। और गढ़वाल का प्रतिनिधित्व कर रहा था इस समय, इतने ज़्यादा फॉलोअर कभी नहीं हुए थे। ठीक, बताया जाता है कि फॉरेनर्स ने भी डांस किया इस पर। लेकिन क्या हुआ, केकड़ा प्रवृत्ति होती है कि कोई आगे बढ़ रहा है, केकड़ों को अगर आप क्या करेंगे, बाल्टी में रखेंगे तो वो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि टांग खींचो, हाथ खींचो, टांग मत खींचो। क्या खींचो, हाथ खींचो। आप अगर खुद पढ़ रहे हो तो दूसरे को भी प्रेरित करो कि भाई पढ़ ले, क्योंकि आप जानते हो कि मध्यम निम्न मध्यम के पास सिर्फ किताबें हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ये रील वील की दुनिया ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली, ये ब्लॉग की चल सकती है, किसी किसी भाग्य होता है। बाकी अगर पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए अगर कुछ करना है तो आपको किताबों का सहारा लेना ही पड़ेगा। किसका, पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा। चलो,
तो भाई दिल्ली जाना कभी, एम्बेसियाँ मिलेंगी आपको, जो बड़े बड़े देश होंगे उनकी एम्बेसियाँ बड़ी गजब की होती हैं, फूल वूल लगे होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है उस तरफ से जाना। जो गरीब देश होते हैं उनकी एम्बेसियाँ छोटी छोटी होती हैं, एक ही बिल्डिंग में समा जाती हैं। तो वहाँ कौन बैठते हैं? राजनायक, राजदूत बैठते हैं। ये भी ध्यान रखना कि जो राष्ट्रमंडल देश थे उनको क्या बोलते हैं हम? हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त बोलते हैं वहाँ पर। क्या बोलते हैं? जैसे पाकिस्तान का उच्चायुक्त बैठता है यहाँ पर, लेकिन जर्मनी का क्या बैठता है यहाँ पर? राजदूत बैठता है। क्या बैठता है? राजदूत। तो जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहे उन लोगों को तो हम, उन देशों के जो आते हैं यहाँ पर राजनायक, उनको हम राजदूत बोलते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, जैसे साउथ अफ्रीका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, पाकिस्तान उपनिवेश रहा, तो वहाँ बोलते हैं उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। क्या बोलते हैं? होते एक ही है। जैसे हम भी अगर जाएंगे तो IFSC निकालना पड़ेगा। सेकंड जो टॉपर्स होते हैं, IS के बाद सेकंड टॉपर्स क्या होता है? IFS होते हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना। 2-2 साल तक लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है भाई। क्या करना पड़ता है? आप अपनी हिंदी में परेशान हो रहे हो, IFS में जब निकल जाता है व्यक्ति तो उसको जर्मन सीखनी पड़ती है, फ्रेंच सीखनी पड़ती है, इंग्लिश तो सीखनी है आपने। बाकी जिन देशों में जाना है वहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ता है? भाषा पर कमांड करना पड़ता है। ठीक है। अब आप 25-30 सालों तक तो बोल रहे हो क्या हिंदी में बतिया रहे हो या इंग्लिश में, और अचानक दूसरे देश में जाना है दूसरी भाषा में बात करना है। अफ्रीकी देशों में जाना, अफ्रीकी में बात करना है, तो वो भी तो करते ही हैं। ठीक है। तो भाई वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से अच्छा, जब कोई आएगा राजदूत यहाँ पर तो सबसे पहले राष्ट्रपति से मिलेगा, अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष का पत्र लेकर आएगा, प्रत्यय पत्र बोलते हैं उसको, क्रेडेंशियल लेटर। उस पर जब राष्ट्रपति साइन करेंगे तब उनको एम्बेसी क्या होगी? अलॉट होगा। ये नहीं होगा कि कोई आ गया पाकिस्तान से कि मैं राजदूत हूँ, पता चला किसी आतंकवादी ने भेज रखा है ना, पूछा जाएगा उससे कि तुम्हारा क्रेडेंशियल लेटर कहाँ है जो तुम्हारे देश के राष्ट्रपति ने क्या किया है? भेजा है। तब उस पर साइन होगा, वार्ता होगी, उसके बाद राष्ट्रपति के साक्षर होंगे, तब जाके उसको क्या मिलेगा? पाकिस्तान की एम्बेसी मिलेगी। और उसके अपने कर्मचारी होंगे। क्या होंगे? अपने कर्मचारी होंगे जो उसके देश से आ रखे होंगे। क्या होंगे? तभी तो नागरिकता में कई बार गड़बड़ होता है। नागरिकता में पढ़ा नहीं हमने? राजदूत हैं, बाहर से आ रखे हैं और उनके बच्चे हो गए यहाँ पर, तो क्या उनको भारतीय नागरिक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? है भारत में, भारत की सीमाओं के अंदर उनका जन्म हुआ है, लेकिन उनको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। वह विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मैंने बताया था आपको, जितनी भी ट्रीटीज होती हैं वो किससे की जाती हैं? किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। भले हस्ताक्षर करने वाले कोई और होंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री जा रखे हों, पूरा कोई विदेश मंत्री जा रखे हों, लेकिन जो होगा काम वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। यद्यपि इन समझौतों के संबंध में पहल, जो इनिशिएटिव मंत्रियों के हाथ में रहती है और इसमें संसद की पुष्टि आवश्यक होती है, बट किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैंने कराना राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है।